गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज दिन है शुक्रवार 9 दिसंबर 2022। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे लक्ष्मीकांत पॉलिटी की किताब से 21वां अध्याय मंत्रिमंडलीय समितियां, कैबिनेट कमिटीज। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्रिमंडलीय समितियों की विशेषताएं। मंत्रिमंडलीय समितियों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, अपने प्रादुर्भाव में ये समितियां गैर संवैधानिक अथवा संविधानेतर हैं। दूसरे शब्दों में, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है, तथापि कार्य नियमों रूल ऑफ बिजनेसेस में इनकी स्थापना के लिए कहा गया है। दूसरा, ये समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी तथा तदर्थ। स्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं, जबकि तदर्थ अस्थायी प्रकृति की। तदर्थ समितियों का गठन समय समय पर विशेष समस्याओं को सुलझाने के लिए किया जाता है। प्रयोजन पूरा होते ही इन्हें विघटित कर दिया जाता है। तीसरा, ये समितियां प्रधानमंत्री द्वारा समय की अनिवार्यता तथा परिस्थितियों की मांग के अनुसार गठित की जाती हैं, इसलिए इनकी संख्या, संज्ञा तथा गठन समय के साथ बदलता रहता है। चौथा, इसकी सदस्य संख्या 3 से 8 तक हो सकती है। सामान्यतः इसके सदस्य केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं, तथापि गैर कैबिनेट मंत्री इसकी सदस्यता से प्रतिबंधित नहीं होते हैं। पांचवा, इन समितियों में मामले से जुड़े मंत्री ही नहीं बल्कि वरिष्ठ मंत्री भी हो सकते हैं। छठा, समितियों के प्रमुख प्रायः प्रधानमंत्री होते हैं। कभी कभी गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनकी अध्यक्षता करते हैं, लेकिन यदि किसी समिति में प्रधानमंत्री सदस्य हो तो अध्यक्षता वही करते हैं। सातवां, समितियां न सिर्फ मुद्दों का हल तलाशती हैं और मंत्रिमंडल के विचार के लिए प्रस्ताव बनाती हैं, बल्कि निर्णय भी लेती हैं। हालांकि मंत्रिमंडल इनके निर्णयों की समीक्षा कर सकता है। आठवां, समितियां मंत्रिमंडल के कार्य की अधिकता को कम करने के लिए सांगठिक युक्ति की तरह हैं। ये नीतिगत मुद्दों का गहन अध्ययन करती हैं तथा प्रभावकारी समन्वय स्थापित करती हैं। ये श्रम और प्रतिनिधिमंडल के विभाजन के सिद्धांतों पर आधारित है। मंत्रिमंडलीय समितियों की सूचना 1994 में निम्नलिखित 13 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत थी। पहला, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समितियां। दूसरा, प्राकृतिक प्रकोपों के लिए मंत्रिमंडलीय समितियां। तीसरा, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। चौथा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। पांचवा, आवास के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। छठा, विदेशी निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। सातवां, औषधि दुरुपयोग नियंत्रण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नशीली दवाओं के सेवन पर नियंत्रण से संबंधित। आठवां, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नौवां, अल्पसंख्यक कल्याण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 10वां, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 11वां, व्यापार एवं निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 12वां, व्यय के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 13वां, आधारभूत संरचना के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 2013 में निम्नलिखित 10 समितियां अस्तित्व में थीं। पहला, आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। तीसरा, राजनीतिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। चौथा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। पांचवा, सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। छठा, विश्व व्यापार संगठन WTO के मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। सातवां, निवेश के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। आठवां, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। नौवां, संसदीय मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। 10वां, आवास अकोमोडेशन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति। वर्तमान में
निम्नलिखित 6 मंत्रिमंडलीय समितियां कार्यरत हैं। पहला, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। दूसरा, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। तीसरा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति। चौथा, सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति। पांचवा, संसदीय मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। छठा, आवास के लिए मंत्रिमंडल समिति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जून 2014 को मंत्रिमंडल की 4 स्थायी समितियों की समाप्ति की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि प्राकृतिक प्रकोपों के प्रबंधन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति, जिसे समाप्त भी कर दिया गया है, का कार्य कैबिनेट सचिव के अधीन गठित समिति करेगी। जब कभी प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, कीमतों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का कार्य आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति करेगी। उसी प्रकार विश्व व्यापार संगठन के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का कार्य भी आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति करेगी, और अगर जरूरी हो तो पूरा मंत्रिमंडल इस मामले को देखेगा। विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के विषय में कहा गया है कि इस बारे में महत्वपूर्ण निर्णय पहले ही लिए जा चुके हैं और शेष विषय आर्थिक मामलों के लिए मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष लाए जाएंगे। मंत्रिमंडलीय समिति के कार्य। निम्नलिखित 4 अधिक महत्वपूर्ण मंत्रिमंडलीय समितियां हैं। पहला, राजनीतिक मामलों की समिति राजनीतिक परिस्थितियों से संबंधित सभी मामलों को देखती हैं। दूसरा, आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र की सरकारी गतिविधियों को निर्देशित करती है तथा उनमें समन्वय भी स्थापित करती है। तीसरा, नियुक्ति समिति केंद्रीय सचिवालय, लोक उद्यमों, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं में सभी उच्च पदों पर नियुक्तियों के संबंध में निर्णय लेती है। चौथा, संसदीय मामलों की समिति संसद में सरकार की भूमिका एवं कार्यों को देखती है। उपरोक्त 4 में से पहली 3 समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं तथा अंतिम चौथी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। सभी मंत्रिमंडलीय समितियां सर्वशक्तिशाली समिति राजनीतिक मामलों की समिति मानी जाती है, जिसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है। मंत्रियों के समूह। मंत्रिमंडलीय समिति के अतिरिक्त विभिन्न मुद्दों, विषयों को देखने के लिए कुछ मंत्री समूहों का भी गठन किया गया है। इनमें से कुछ मंत्री समूहों को मंत्रिमंडल की ओर से निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है, जबकि शेष समूह अपनी अनुशंसाएं मंत्रिमंडल को भेजते हैं। पिछले 2 दशक में मंत्री समूह नामक संस्था विभिन्न मंत्रालयों के बीच तालमेल बैठाने के लिए वहनीय एवं प्रभावकारी उपकरण के रूप में सामने आई है। ये वे तदर्थ निकाय हैं जो कुछ आवश्यक विषयों तथा नाजुक समस्याओं पर मंत्रिमंडल को अपनी अनुशंसाएं देने के लिए गठित किए जाते हैं। जिस मंत्रालय के लिए मंत्री समूह का गठन होता है, उसका मंत्री समूह में शामिल रहता है, और जब सलाह देने का काम समाप्त हो जाता है, मंत्री समूह भी भंग कर दिया जाता है। 2013 में निम्नलिखित 21 मंत्री समूह अस्तित्व में थे। पहला, जल प्रबंधन की समेकित रणनीति के विकास के लिए मंत्री समूह। दूसरा, प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन पर विचार के लिए मंत्री समूह। तीसरा, नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए मंत्री समूह। चौथा, राष्ट्रीय औषधि नीति 2006 के लिए मंत्री समूह। पांचवा, ऊर्जा क्षेत्र के मामलों के लिए मंत्री समूह। छठा, प्रसार भारती के संचालन से संबंधित विविध विषयों के लिए मंत्री समूह। सातवां, भोपाल गैस लीक आपदा से संबंधित मंत्री समूह। आठवां, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए उपाय सुलझाने के लिए मंत्री समूह। नौवां, कोयला खनन तथा अन्य विकास परियोजनाओं से संबंधित पर्यावरणीय एवं विकास संबंधी विषयों के लिए मंत्री समूह। 10वां, मीडिया के लिए मंत्री समूह। 11, राष्ट्रमंडल खेल 2010 के प्रतिवेदन पर विचार करने एवं अनुशंसा करने के लिए मंत्री समूह।
12वां, कोयला क्षेत्र के लिए विनियमन स्वतंत्र विनिमय प्राधिकरण के गठन के संबंध में विचारण के लिए मंत्री समूह संसद में कोयला विनिमय प्राधिकार विधेयक 2012 प्रस्तुत करने के लिए स्वीकृति। 13वां, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड या राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए अपरदन इरोजन को अर्ह विपदा मानने पर विचार करने के लिए मंत्री समूह। 14वां, भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना विधेयक 2011 में संशोधन पर विचार करने के लिए मंत्री समूह। 15वां, पहले से विद्यमान यूरिया इकाइयों को नई दर योजना एनपीएस के चरण 3 से अधिक करने के लिए नीति निर्धारण हेतु गठित मंत्री समूह। 16वां, राष्ट्रीय कौशल विकास प्राधिकरण गठित करने पर विचारण हेतु मंत्री समूह। 17वां, देश भर में 18 या अधिक वर्ष के निवासियों के लिए पहचान पत्र रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड जारी करने पर विचारण के लिए मंत्री समूह। 18वां, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में सुधार के लिए विशेषज्ञों की नाम सूची पैनल की अनुशंसाओं पर विचारण हेतु मंत्री समूह। 19, अर्ध सरकारी न्यायाधिकरणों आयोगों या नियामक निकायों आदि के अध्यक्षों तथा सदस्यों की एक समान सेवा शर्तों को लागू करने पर विचार करने के लिए मंत्री समूह। 20वां, भारतीय राजस्व सेवा की उपयुक्त समवर्ग संरचना तथा अन्य सहायक प्रणालियों पर विचार एवं सुझाव के लिए मंत्री समूह। 21वां, भारत संचार निगम लिमिटेड तथा महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड को पुनर्जीवित करने संबंधी मामलों को देखने के लिए मंत्री समूह। 2013 में निम्नलिखित 6 शक्ति संपन्न मंत्री समूह एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर कार्यरत थे। पहला, सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के शेयर मूल्य पट्टी प्राइस बैंड तथा उसकी बिक्री के अंतिम मूल्य के निर्धारण के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। दूसरा, गैस के मूल्य निर्धारण तथा गैस के व्यावसायिक उपयोग पर विचार के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। तीसरा, अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। चौथा, मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। 5वां, स्पेक्ट्रम खाली करने वैकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम तथा 3G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए तथा 22 सेवा क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति लाइसेंस प्रदान करने तथा 2G बैंड में स्पेक्ट्रम आवंटन के मामले देखने के लिए शक्ति संपन्न मंत्री समूह। छठा, सूखे ड्रॉट पर शक्ति संपन्न मंत्री समूह। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 में मंत्री समूहों के कामकाज पर निम्नलिखित टिप्पणियां दी तथा अनुशंसाएं की। पहला, आयोग की राय में बड़ी संख्या में मंत्री समूहों के गठन से अनेक मंत्री समूह अपने निर्धारित कार्य पूर्ण करने के लिए नियमित रूप से एकत्रित नहीं हो पाते, जिससे कई बड़े मामले में काफी विलंब हो जाता है। दूसरा, आयोग ने अनुभव किया है कि मंत्री समूहों के संख्या के अधिक चयनात्मक उपयोग सेलेक्टिव यूज से उसके बीच बेहतर समन्वय स्थापित होता है, विशेषकर तब जब उसे मंत्रिमंडल की ओर से एक निर्णय तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त हो और अपने कार्य को तय समय सीमा पर पूर्ण करने के लिए। तीसरा, आयोग ने अनुशंसा की कि इस बारे में सुनिश्चित हो लेने की आवश्यकता है कि मंत्री समूहों में विद्यमान समन्वय प्रणाली प्रभावी ढंग से कार्य करती है तथा उससे मुद्दों के शीघ्र समाधान में सहायता मिलती है। चयनात्मक लेकिन प्रभावकारी उपयोग, साथ ही स्पष्ट आदेश तथा निर्धारित समय सीमा के रहते ही मंत्री समूहों का लाभ उठाया जा सकता है। GOM तथा EGOM की समाप्ति।
अतीत से हटकर कार्य करने का संकेत करते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने 31 मई 2014 को सभी मंत्री समूहों, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर तथा शक्ति संपन्न मंत्री समूहों, एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अधिक जवाबदेही तथा सशक्तिकरण के लिए समाप्ति की घोषणा की। पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा 9 EGOM तथा 21 GOM की स्थापना विभिन्न मामलों पर निर्णय लेने के लिए की गई थी, जैसे भ्रष्टाचार, अंतः राज्य जल विवाद, प्रशासनिक सुधार एवं दूरसंचार के लिए मूल्य निर्धारण आदि। इन विषयों को मंत्रिमंडल के विचारार्थ प्रस्तुत करने के पहले इन समूहों में इन पर चर्चा करने का निर्णय लिया जाता था। यूपीए 2 के दौरान 27 मंत्री समूह तथा 24 शक्ति संपन्न मंत्री समूह गठित किए गए थे, जिनमें से अधिकांश के अध्यक्ष रक्षा मंत्री AK एंथोनी बनाए गए थे। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में मंत्रालयों एवं विभागों को सशक्त एवं सक्षम बनाने की दिशा में इस पहल को एक बड़ा कदम बताया गया। अपने मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का आवंटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मामले उनके अधिकार क्षेत्र में होंगे। EGOMS तथा GOMS के स्तर से जो मामले लंबित होंगे, उनका निपटारा अब मंत्रालयों और विभागों द्वारा किया जाएगा। इससे निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी और व्यवस्था में अधिक जवाबदेही भी बढ़ेगी। अब कभी मंत्रालयों के समक्ष कठिनाई प्रस्तुत होगी, मंत्रिमंडल, सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय निर्णय प्रक्रिया में सहयोग देंगे, विज्ञप्ति में कहा गया। यह घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा 10 सूत्री एजेंडा की शुरुआत करने के लिए 2 दिन बाद हुई, जब उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि वे उन मुद्दों की सूची बनाएं जिन्हें पहले 100 दिन के अंदर हाथ में लेना चाहते हैं। इस मामले में पूरा ध्यान कार्यकुशलता, डिलीवरी प्रणाली तथा कार्यान्वयन से होना चाहिए। पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने कहा कि GOMS तथा EGOMS विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े मामलों के निवारण के लिए एकल खिड़की निस्तारण के तौर पर शुरू कर रहे थे। अनौपचारिक मंत्री समूह स्थापित। अप्रैल 2013 में कहा गया कि प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजे प्रस्ताव के परिणाम स्वरूप कम से कम 16 अनौपचारिक मंत्री समूह बन गए हैं। एक बार जब यह अनौपचारिक समूह अपनी सहमति दे देता है तो प्रस्ताव मंत्रिमंडल में बिना अधिक चर्चा के पारित हो जाता है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के चयन से लेकर इंटरनेट गवर्नेंस के लिए दिशा निर्देश जारी करने जैसे मामलों तक में अनौपचारिक मंत्री समूह ही नया मंत्रिमंडल है। यह अभी शासन की इस पद्धति को छोड़ना जैसे है, जिसके तहत मोदी सरकार ने शुरुआत में ही जो शक्ति संपन्न मंत्री समूहों तथा 21 मंत्री समूहों को समाप्त कर दिया गया था। सरकार की आंतरिक सूत्रों का कहना है कि इन अनौपचारिक मंत्री समूहों के दौरान असली अध्यक्ष वित्त मंत्री अरुण जेटली हैं। इसके पहले एक प्रारूप कैबिनेट नोट में संबंधित मंत्रालय में प्रस्तावित किया गया था, पर प्रधानमंत्री कार्यालय की सहमति की प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। यदि प्रधानमंत्री कार्यालय इसका कोई परिवर्तन चाहता था तो इसके परिवर्धित कर इसकी स्वीकृति के लिए भेजा जाता था, इसके पहले कि उसे मंत्रिमंडल में प्रस्तुत किया जाए। प्रधानमंत्री नीतिगत निर्णयों की विशेषताओं और उससे जुड़े प्रत्येक विवरण के लिए रखते हैं, लेकिन ये बात भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय इस चीज़ों में संलग्न नहीं कर सकता, क्योंकि अभिशासन से नीति सी है। इसलिए ऐसे अनौपचारिक समूहों के पीछे विचार यह था कि विषय पर गुणवत्तापूर्ण चर्चा की जाए इससे पहले कि इसे मंत्रिमंडल में निर्णय के लिए लाया जाए, सूत्रों का कहना है। लेकिन मंत्रिमंडल के कुछ लोगों का विश्वास है कि कार्यशैली में यह एक परिवर्तन का कारण है।
मनमोहन सिंह को कोयला घोटाले में अभियुक्त बनाया जाना क्योंकि उन्होंने फाइलों को स्वयं निस्तारण किया था। इसके अलावा निम्नलिखित नियमों के लिए अनौपचारिक समूहों को आहत किया गया है कि किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन, इंटरनेट गवर्नेंस के लिए दिशा निर्देश, बाल श्रम अधिनियम में संशोधन तथा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स विधेयक। इसी के साथ हमारा 20वां अध्याय मंत्रिमंडलीय समितियां, कैबिनेट कमिटीज कंप्लीट होता है। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ाई करेंगे संसद, पार्लियामेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।